नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज से हम यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस शुरुआती दौर पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और वो क्वेश्चन होगा व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, कि क्लासिकल मैकेनिक्स होती क्या है। इतना तो हम सब जानते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, वैसे ही फिजिक्स की और भी बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया, प्लाज्मा फिजिक्स हो गया, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। दे ऑल आर ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी ब्रांच ऑफ फिजिक्स आई कहां से, या फिर इनका डेवलपमेंट हुआ कैसे? तो इसका जो आंसर है वो एक सिंपल सा आंसर है कि जितनी भी फिजिक्स की ब्रांच हैं उन सब का उदय किसी न किसी क्वेश्चन से हो रखा है। साइंटिस्ट के सामने एक क्वेश्चन आया और साइंटिस्ट ने क्या किया, उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहा या फिर आंसर देने की कोशिश करी, या बोल सकते हैं उसका आंसर निकालने की या उस क्वेश्चन का उत्तर निकालने की कोशिश करी। और इस कोशिश के दौरान उन्होंने क्या किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किए। जो एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट से जो डेटा निकल के आया, उस डेटा को कलेक्ट किया और उस कलेक्टेड डेटा के अकॉर्डिंग क्या दिया, कुछ लॉ दिए। और उन सारे लॉ को कलेक्ट किया और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को कलेक्ट किया और उस पूरे कलेक्शन को एक किताब में लिख दिया। और उस पूरी किताब को हमने क्या बोल दिया, एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोल दिया। जैसे थर्मोडायनेमिक्स होगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होगी, या फिर और भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स होगी। उसी तरीके से अब क्लासिकल मैकेनिक्स का उदय भी क्या हुआ होगा, किसी न किसी क्वेश्चन से हुआ होगा। ठीक है, साइंटिस्ट के सामने एक क्वेश्चन होगा और साइंटिस्ट ने उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहा होगा, और उस क्वेश्चन के आंसर देते समय एक नई मैकेनिज्म या बोलते हैं एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स का उदय हुआ, जिसे हमने क्या बोला, क्लासिकल मैकेनिक्स बोला। अब हमें सिर्फ ये जानना है कि भैया वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। अभी आपको सिंपल लगेगा, लेकिन उस टाइम पर, जिस टाइम पर क्लासिकल मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी, उस टाइम पर वो क्वेश्चन अपने आप में क्या था, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, पहले वो सुनो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। अगर मेरे पास क्या है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में क्या लगाऊं, अगर मैं फोर्स लगाऊं, क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लगाऊं, तब ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करेगा, इसका आंसर देने के लिए फिजिक्स की जो ब्रांच आगे आती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बोल देते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तब इस रेस्ट में रखे ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, इसका आंसर देने के लिए जो ब्रांच आगे आती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with a question how an object will move when we apply an force, when we apply any force। जब हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो किस तरह से मूव करेगा, इसका आंसर हमें फिजिक्स की जिस ब्रांच में मिलता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बोल देते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया? अब इसी बात को लिख के चलते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख दिया। क्वेश्चन लिखो इस तरीके से अपने अपने कॉपी में। आज से श्री गणेश कर रहे हैं, आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो इस शुभारंभ में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। और इससे बेहतर कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता शुरुआती दौर पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with following question। क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है how an object will move on applying force, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे वो किस तरीके से मूव करेगा, इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट then what will be the force on it,
ऑन इट। ठीक है, इसका आंसर भी हम कहाँ देंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स में देंगे। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स किस चीज के साथ डील करती है, यानी मोशन और फोर्स के साथ डील कर रही है। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है, और इन दोनों का जो रिलेशन है वो रिलेशन हम कहाँ पढ़ते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब रिलेशन क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे, कौन कौन सिचुएशन हमारे पास आएंगी, वो तो हमारा क्या रहेगा? आगे का काम रहेगा। लेकिन फिलहाल हमें क्या होना चाहिए? फील होनी चाहिए कि भैया होता क्या है ना। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो इस तरीके से, हैशटैग बना के लिखो, क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन फ्यूल लॉ। जैसे थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्यूल लॉ, जिनको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम इक्वेशन, दीज आर मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, होता है नहीं होता है? आंसर हाँ जी होता है। तो उसी तरीके से जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो भी क्या करती होगी? कुछ लॉ पर क्या करती है? बेस करती है। और वो लॉ कौन कौन से होते हैं पहले लिखते हैं, पहले लिख के चलो। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स is based on following लॉ। अगर आपको ये लॉ आते हैं इसका मतलब आपको क्लासिकल मैकेनिक्स आती है। अब वो लॉ कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है हमारे पास? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम सब जानते हैं न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या है हमारे पास? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली गिवन बाय गैलीलियो गैलीली ने पहली बार दिया था, लेकिन न्यूटन के नाम से हम इसको क्या बोलते हैं? संबोधित करते हैं, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा ही लिखा होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एंड दिस लॉ ऑफ मोशन गिव अस एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हम बताता है कि एक्चुअल में फोर्स क्या होता है। ठीक है, ये वो अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, वैसे तो हम पढ़ेंगे इसको अलग से, अगर मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँ तो फोर्स इज ए क्वांटिटी विच ड्यू टू विच चेंज इन वेलोसिटी अकर्स। ठीक है, यानी फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होती है। ठीक, ओके। और थर्ड हमारे पास क्या होता है? यहाँ बोलते हैं थर्ड लॉ कौन सा होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या जिसको क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन का ही बोल देते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ ये 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं कहां पर? क्लासिकल मैकेनिक्स में। इनके अलावा भी और लॉ होते हैं, जैसे कंजर्वेशन लॉ, नाम सुना है? कंजर्वेशन, एक आध कंजर्वेशन लॉ के नाम बताओ फटाफट, क्या होता है बताओ। अगर मैं पहला यहां पर देखूं तो फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सुना है नहीं सुना है? आंसर है हाँ जी सुना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा होता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और थर्ड क्या हो जाएगा बताओ? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दीज आर 3 कंजर्वेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये 3 क्या है मेरे पास? कंजर्वेशन लॉ है जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। और यहाँ पर कुछ और लॉ होते हैं, जैसे फोर्स लॉ होते हैं। कौन से लॉ? फोर्स लॉ। कोई फोर्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है बताओ? थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स लॉज, फोर्स लॉ। देखो कुछ फोर्स लॉ हम क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला लॉ हमारे पास कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल लॉ। पहला कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है? अगर मेरे पास कोई 2 मास है, एक मास ये है एंड एक मास ये है, लेट अस से दिस इज m1 एंड दिस इज m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन मास m1 एंड m2 इज गिवन बाय g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड हियर दिस m1 m2 आर masses and r is the distance between 2 masses and g is known as universal constant and universal gravitational constant. ठीक है, and the third law is second law is, second होता है हमारे पास क्या? it is Hooke's law। पढ़ा है सब लोगों ने? Hooke's law क्या होता है बताओ? Hooke's
लॉ एंड दिस लॉ इज ऑल्सो गिवन बाय न्यूटन, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल लॉ इज गिवन बाय न्यूटन। नाउ हुक्स लॉ इज नॉट गिवन बाय न्यूटन, इट इज गिवन बाय हुक्स, ठीक है। एक तो नाम आया है, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, और न्यूटन के अलावा किसी दूसरे साइंटिस्ट का नाम आया, और वो साइंटिस्ट कौन है, हमारे हुक्स हैं। और जो न्यूटन थे वो हुक्स से क्या थे, प्रभावित थे एक तरीके से, यानी हुक्स के जो काम थे उनको पसंद आते थे। हुक्स का जो लॉ है वो न्यूटन के लॉ से क्या है, पुराना है, ठीक है, यानी न्यूटन से पहले उन्होंने क्या दिया था, अपना लॉ दिया था, हुक्स लॉ, जो किसकी बात करता है, स्प्रिंग की बात करता है। अगर हमारे पास क्या है, कोई एक स्प्रिंग है, मान लिया इस तरीके से, ये स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इसको क्या करूँ, अगर यहाँ से स्ट्रेच करूँ, इस तरह खींच के मैं कहाँ ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, और मान लिया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो कितना x है, और यहाँ पर क्या लगेगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और दूसरी खासियत क्या होगी, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं प्रोपोर्शनल से हटाऊं, देन हियर वी हैव ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो k है वो क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोल। दिस इज अवर हुक्स लॉ, ठीक। एक और आता है हमारे पास क्या, स्टोक लॉ, नाम सुना है आपने, 11th में सुना होगा, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है बताओ जरा, एयर ड्रैग के बारे में बात करता है। एक्चुअल में हम अगर छोटे लेवल में हैं तो हम ये बोलते हैं कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अगर ये मेरे पास क्या है, इसका ढक्कन है, अगर नीचे को गिर रहा है तो इसमें एयर के द्वारा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टोक ने क्या बोला कि अगर मेरे पास क्या है, ये एक बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल है, जिसकी रेडियस कितनी मान ली उनने, आर मान ली, और ये क्या है, कोई एक मीडियम है, और मीडियम जरूर नहीं है एयर ही हो, ये वाटर भी हो सकता है, कोई भी मतलब फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोई एक फ्लूइड है, ओके। एंड मान लिया ये नीचे किस वेलोसिटी से गिर रहा है, v वेलोसिटी से गिर रहा है यूँ करके, ठीक है। लेट अस से वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इज v, नीचे किस वेलोसिटी से गिर रहा है, v वेलोसिटी से गिर रहा है, एंड ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं क्या बोलेंगे इसको हम, इलास्टिसिटी नहीं, इलास्टिसिटी तो ये होता है ना, विस्कोसिटी, ठीक है। दिस इज ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड इन दिस केस द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, the force in upward direction F will be equal to 6 pi eta r v के बराबर होता है। The force will be in upward direction is equal to 6 pi eta r v। आप महसूस भी कर सकते हो, अगर मैं क्या करूं, अपने हाथ को जोर से नीचे को लाऊं तो मुझे ऐसा फील होगा कि हवा के कारण इस पर क्या लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज एयर ड्रैग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एयर ड्रैग, यानी ऊपर की ओर क्या करती है, एयर इसको ड्रैग करती है, ठीक। एंड दिस फोर्स इज गिवन एज 6 pi eta r v, एंड हियर eta इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़े, मुझे मिटाना पड़ेगा कुछ और, एक आध लॉ और होते हैं, कौन से होते हैं बताओ, कौन सा बचा, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। अगला हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, FORC फोर्स, ठीक है। अब मान लिया हमारे पास क्या है, कोई एक सरफेस है, और इस सरफेस में क्या रखा है हमने, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। एंड लेट अस से द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m, इसका मास कितना बोल दिया हमने, m बोल दिया, एंड जिस सरफेस पर रखा हुआ है लेट अस से का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू है। अगर ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन वी ऑल नो दैट देयर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन इसकी सरफेस और इसकी सरफेस के बीच क्या होगा, कुछ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड दिस इज f। अगर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, r है, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब इस सरफेस के द्वारा इस पर लगाया गया रिएक्शन, जैसे मैंने ये इसको यहाँ पर रखा, इस पेन को मैंने यहाँ पर रखा, तो मेरे हाथ के सरफेस ने इस पर क्या लगाया, कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाया, कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय r, ठीक है। देन इट इज फाउंड दैट कि दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r, एंड इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एंड दिस कांस्टेंट इज म्यू, एंड म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो F इक्वल टू कितना होता है, म्यू आर होता है, तो दिस इज माई फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। नाउ एक और फोर्स होता है, दैट इज कूलम्ब्स फोर्स, विच इज एनालॉगस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि अगर मेरे पास क्या है, कोई दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल ये है और एक चार्ज पार्टिकल ये है, लेट अस से दिस इज Q1 एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q2 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज
आर, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर, एंड हियर K इज ए कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि दिस K इज कांस्टेंट एंड दिस कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या होते हैं 5 फोर्स लॉ होते हैं, और ये सारे लॉ मिलकर क्या बनाते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बनाते हैं। तो पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स इन लॉ पर क्या होती है, बेस होती है। पहले तो क्या है, न्यूटन्स लॉ, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ, जिसमें क्या आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर किसके बात करेंगे हम, फोर्स लॉ की बात करेंगे, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, फिर हुक्स लॉ आएगा, फिर स्टोक्स लॉ आएगा, फिर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, फिर क्या आएगा, हमारा कूलम्ब फोर्स आएगा, और ये सब कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बनाते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर चौंकाने वाली बात क्या पता है, ये लॉ न्यूटन ने दिए, एंड दीज ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैन बी ड्राइव बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। ये किसने दिया, न्यूटन ने दिया, ये लगभग न्यूटन के जैसा ही है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं रफली कि 98% ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, या बोलते हैं मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज गिवन बाय न्यूटन। तो इन द ऑनर ऑफ न्यूटन वी समटाइम वी प्रोनाउंस क्लासिकल मैकेनिक्स एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। कभी कभी हम इसको क्या बोल देते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये समझ में आई बात कि क्यों हम क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम काम है क्लासिकल मैकेनिक्स में वो किसने किया है, न्यूटन ने किया है, इसलिए हम इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई ना। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत किसकी, कि टाइप्स ऑफ, या बोल सकते हैं कैन वी डिवाइड क्लासिकल मैकेनिक्स फर्दर, आंसर यस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस या बोल सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स डिवाइडेड इनटू, ये हो गया था ना 3 पार्ट, तो ऐसे लिखो क्लासिकल मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। हैशटैग बना के लिखना, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 3 पार्ट बना दो। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है क्या, स्टैटिक, क्या होता है, स्टैटिक। सेकंड होता है क्या, डायनेमिक, डायनेमिक्स, और थर्ड होता है क्या हमारे पास, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ओके, नाउ अब स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक का मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पर हम किसकी स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम मींस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, तब उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, या बोल सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल देंगे। अब मैकेनिकल, हम मैकेनिक्स की तो बात ही कर रहे हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब इक्विलिब्रियम लिखा होगा उसका मतलब ही क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पर जब हम स्टैटिक की बात करेंगे तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं, डायनेमिक्स का मतलब मोशन, यानी यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और उस मोशन का फोर्स के साथ क्या निकालेंगे हम, रिलेशन निकालेंगे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यहां बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मोशन एंड फोर्स, और यहां पर क्या आते हैं, न्यूटन के लॉ आते हैं। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन मोशन एंड फोर्स। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर किस तरह से मूव करेगा, उसका आंसर कहां से मिलेगा हमको, यहां से मिलेगा। अगला आता है क्या, काइनेमेटिक्स। इन काइनेमेटिक्स वी डील विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट केयरिंग अबाउट फोर्स। ठीक है, विदाउट केयरिंग अबाउट फोर्स, यहां पर हम मोशन की बात करेंगे, लेकिन अगेन हम यहां पर क्या करेंगे कि जो फोर्स है उसकी केयर नहीं करेंगे, कितना फोर्स लग रहा है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विदाउट केयरिंग अबाउट, या फिर स्टडी ऑफ मोशन, ऐसे लिखो, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट केयरिंग अबाउट, केयर, CA, केयरिंग अबाउट
फोर्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक पढ़ा हुआ है ना, जैसे मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना होता है, dx डिवाइडेड बाई dt होता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एंड हियर x इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस कैन ऑल्सो रिटन एज डी स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, ये dt स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑल दिस थिंग इज नोन एज काइनेमेटिक्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, आई बात समझ में। या तो वो क्या कर रहा होगा, रेस्ट पर होगा, या फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। वो कंडीशन कौन सी वाली होगी, ये वाली। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक और यहां पर क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो यहां पे लिखो नीचे ऐसे हैशटैग बना के चलो, क्लासिफिकेशन on the basis of mathematical formulation और ये क्या होगा, देखो बताओ, क्लासिकल मैकेनिक्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, क्लासिकल मैकेनिक्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। First part is Newtonian mechanics. Second part is Lagrangian mechanics. And third part is, बताओ क्या होगा, Hamiltonian mechanics. अब ये क्या होते हैं, ये दो क्या होते हैं, अभी ये जानने की जरूरत नहीं, एमएससी का काम है। ठीक है, एमएससी में जाते ही आपको इन्हीं के दर्शन होंगे। वहां पर आप न्यूटन के लॉ नहीं लगाओगे, वहां पर आप सीधे क्या लगाओगे, आपको लैग्रांजियन पता होगा और वो सारी चीज निकाल दोगे। यहां पर एक लैग्रांजियन एल करके चीज आएगी जो किस पर निर्भर करता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर निर्भर करता है। सिमिलरली यहाँ पर एक हैमिल्टोनियन एच करके एक चीज आएगी। अगर आपको किसी सिस्टम के लिए लैग्रांजियन पता है, तब उस लैग्रांजियन की हेल्प से आप वो सारी चीजें निकाल सकते हो जो किसकी हेल्प से निकालेंगे, हम न्यूटन मैकेनिक्स की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, न्यूटन मैकेनिक्स का मतलब क्या है, जहां पर हम न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं और यहां पर वो सारी कैलकुलेशन हम किसकी हेल्प से कर लेंगे, सिर्फ इस लैग्रांजियन की हेल्प से कर लेंगे। उसे हमने क्या बोला, लैग्रांजियन मैकेनिक्स बोला। और यहां पर हम क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन इस हैमिल्टोनियन एच की हेल्प से कर लेंगे, जिसे हमने क्या बोला, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स बोला। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, तो ये क्या हुआ, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ये सिंपल क्या, ये दो क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, और ये भी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। ओके, नाउ अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये देखा सबसे पहले कि व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड विच आर द लॉज इन विच क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड। फिर हमने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, हाउ वी कैन क्लासिफाई और क्लासिकल मैकेनिक्स। नाउ अब एक क्वेश्चन ये आता है, इज क्लासिकल मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स? क्या क्लासिकल मैकेनिक्स इस यूनिवर्स के हर पार्ट में एप्लीकेबल है? मैं ये बोल रहा हूं वहां से, अगर मेरे पास क्या है, एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और उस प्रोटॉन से लेकर गैलेक्सी तक क्या क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है, अगर मैं कहां होता, इस सन में होता, 1900 में होता, तो मैं कहता यस, हाँ है। लेकिन 1900 के बाद साइंस में क्या आई, एक क्रांति आई, एक रिवॉल्यूशन आया, एंड दैट रिवॉल्यूशन, 2 फील्ड में रिवॉल्यूशन आया। पहला है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन दोनों ने मिलकर क्या कर दी, क्लासिकल मैकेनिक्स की बहुत सारी चीजों को तहस नहस करते हैं, वो उसने फेल कर दिया है। ठीक है, या मतलब फेल नहीं बोलेंगे हम, एक नया चीज यहां पर ऐड किया, और उस नई चीज की वजह से क्या हुआ, लिमिटेशन आ गई कहां पर, क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो हिंट डालो क्या, लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसे मिटाऊं मैं, लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, लिमिटेशन ऑफ
classical mechanics. There are two important limitations of classical mechanics. First one, at atomic level, यानी जब हम किसकी बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की बात करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, या फिर हम किसी एटम की बात करेंगे, then in that case we cannot apply classical mechanics. तो फिर क्या, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो हाउ वी कैन स्टडी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ वी कैन स्टडी द मोशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, हाउ वी कैन, द आंसर इज बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. सो वी कैन से दैट एट एटॉमिक लेवल क्लासिकल मैकेनिक्स इज रिप्लेस्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स. तो यहां पर लिख के चलेंगे हम, क्या आ जाएगा, एट एटॉमिक लेवल, एट एटॉमिक लेवल classical mechanics is replaced by quantum mechanics. Now second limitation is that, देखो हमारे जनरल लाइफ में होता क्या है, मैंने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा है, इसको थ्रो किया मैंने यूं करके, एक पैराबोला का मोशन करेगा, एक पैराबोलिक मोशन करेगा, और इसकी स्टडी हम किसके हेल्प से करेंगे, न्यूटन्स के लॉ के हेल्प से करेंगे, या बोलते हैं न्यूटन मैकेनिक्स के हेल्प से करेंगे, या बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से करेंगे. लेकिन एक हमारे जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं. और इस लाइट की जो स्पीड होती है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है भैया. दिस इज स्पीड ऑफ लाइट. अब देखो, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, माना कोई मेरे पास कोई ट्रेन है या फिर ऑब्जेक्ट है, अगर वो कुछ ऐसे चल रहा है, वो 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, या फिर कोई भी स्पीड चल रहा है, 1000 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल है. अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इस स्पीड को अप्रोच करती है, या बोल सकते हैं इस स्पीड के आसपास हो जाती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाती है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, तब वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है. अब क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होगी, देन व्हाट विल बी द अदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच विल ओवरकम क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड दैट इज रिलेटिविस्टिक थ्योरी, या बोलते हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो हम बोलेंगे व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, देखो इक्वल नहीं होगी, इक्वल कभी नहीं होगी, लेकिन क्लोज टू बोलते हैं, यानी बहुत क्लोज, इसके बहुत पास. तो क्या बोला मैंने, व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, then classical theory is replaced by Einstein theory of relativity. तो लिख के चलेंगे हम. सेकेंड लिमिटेशन क्या हो जाएगा, when speed of object is very close to speed of light, then classical theory या classical mechanics is replaced by relativity. आइंस्टीन थ्योरी रिलेटिविटी बोल दो या फिर सिंपल रिलेटिविटी बोल दो, ठीक है. तो वहां पर क्या होगा, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, रिलेटिविटी से रिप्लेस कर देंगे. ठीक, ये बात समझ में आई आपको? ओके. तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द क्लासिकल मैकेनिक्स. आई होप जो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है आपको समझ में आया होगा. अब जो मेन कोर्स है ना, उसमें घुसने से पहले ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो मैंने क्या कर दिया, आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दी. ठीक है, आप ये ऐसा नहीं है कि ये कोर्स की चीजें हैं, कोर्स की चीजें नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स. अगर आपके टीचर ने आपसे पूछा, आप वाइवा देने जा रहे हो, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो या फिर एमएससी फर्स्ट सेम में हो, और आप वाइवा देने गए, तो पहला क्वेश्चन ही यही होगा कि व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स. बताओ भैया, तुम्हारा पहला पेपर ही क्लासिकल मैकेनिक्स का है, तो व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स ना. आपका भले ही एक्सपेरिमेंट कुछ हो, वो तो एग्जामिनर की मन की बात है ना, उसने पूछ दिया क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है. अब आपने यहाँ पर लगभग आधे घंटे का लेक्चर देख लिया क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है में, अब उसका आंसर दे दोगे, 100% दे दोगे. ठीक है, क्या ही पूछ लेगा वो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, आप सभी कुछ बता दोगे. कहाँ लिमिटेशन है, कहाँ फेल हो जाती है, कहाँ फेल नहीं होती है, वो कौन कौन से लॉ हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स जिस पर बेस्ड है, आप बता ही दोगे. ठीक, सबको बता दोगे ना आप. ओके. और क्लासिकल मैकेनिक्स होती क्या है, वो किस क्वेश्चन का आंसर देती है. अब आंसर क्या होता है ये जानने के लिए तो पूरी लेक्चर सीरीज देखनी पड़ेगी. ठीक है, तो हाउ फोर्स, इन पूछते हैं हाउ ऑब्जेक्ट विल मूव व्हेन वी अप्लाई फोर्स,
ये क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इस नाम से नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम होगा दैट इज फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स, या बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जहां पर हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या करेंगे, बात करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर पसंद नहीं आया तो कहां पर कुछ गलती हुई वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। आपके जो हर कमेंट है, हर जो आपका फीडबैक है वो मिलने के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो बोले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।